नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने आज का करंट अफेयर के कुछ टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चर्चा करते हैं। तो फ्रीवी इशू चर्चा में है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी बोला था चुनाव अभियान के दौरान एक संबोधन में। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्थिक स्थिरता और लोगों के कल्याण के मध्य संतुलन स्थापित होना चाहिए। ऐसा भी होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम गरीबी और कुपोषण को भुखमरी को और इग्नोर करें। ठीक है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है और कहा है कि फ्रीवी के मामले में अगर हम राजनीतिक पार्टी को अमान्य कर दें तो ये लोकतंत्र के खिलाफ होगा और जो कि विधायिका के कार्य क्षेत्र में हमारा क्या होगा, हस्तक्षेप होगा, जो कि सही बात नहीं है, जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ भी है। ठीक है। यहां से एक इशू निकल के आता है। उनने ये बात बोली है कि कमेटी का गठन करो, उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे और विभिन्न रिप्रेजेंटेटिव होंगे, पार्टी से होंगे, आरबीआई से होंगे और आदि जो भी बॉडी है वहां से लोग होंगे और ये अनुशंसा करेंगे। उसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कार्रवाई फ्रीवी के मामले में हो सकती है। तो अगर आपको फ्रीवी से संबंधित जो भी इशू जानना हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, वे फॉरवर्ड, तो एक वीडियो मैंने पहले ही लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है, तो वो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे जाके देख लीजिए। देन आफ्टर दैट ये मिल जाएगा आपको। उसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रीवी का मतलब क्या है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं ऑफर करती हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, कर्ज माफ कर देंगे, स्कूटी दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, ठीक है, आदि आदि। इसके आधार पर लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं, जो कि लोग वोट करते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्रीवी कल्चर इन इंडिया। एक सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम बालाजी केस में 2013 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गाइडलाइन दी थी कि फ्रीवी को चेक करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था कि ये मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के अगर खिलाफ जाती हैं तो उनको अमान्य दंड देना चाहिए। सिंपल सी बात है, मन की कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर। ये उनने सुब्रमण्यम बालाजी बाद में बोला था और 2016 में भी उनने ये बात कही। ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, मान लो कोई राज्य है लोन माफ की बात करता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी अर्थव्यवस्था पे, राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। ठीक है। बैंकों का कल्चर कम होगा, बैंकों लोन कम देंगी किसानों को वगैरह को। ठीक है। अभी आपने देखा पंजाब सरकार पे लोन है, मध्य प्रदेश सरकार पे लोन है, मतलब कि बहुत सारे 3% से ऊपर लोन है जीडीपी के, उनकी राज्य की जीडीपी के। तो अर्थव्यवस्था की हालत काफी खराब है। तो लोकल लेवल की अर्थव्यवस्था भी खराब हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टी को एक अवसर मिलता है की उसमें सत्ता में आने का, जो कि लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। मतलब आप लोगों को लालच देकर वोट देने की कोशिश कर रहे हैं, वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। हम श्रीलंका पाकिस्तान की राह पे चल रहे हैं क्या? यह इन देशों में अगर इकोनॉमिक संकट है तो उसका एक कारण फ्री भी कल्चर भी है। अगर लोगों को फ्री में सामान दे दिया जाए तो उनकी उत्पादकता कम हो जाएगी, मतलब वो आलसी हो जाते हैं, जब बाहर जाके कार्य नहीं करते। और ईमानदार टैक्स पेयर बोलता है कि हमने तो आपको टैक्स दिया, आपने फ्री में बांट दिया, तो उनका मनोबल भी कम होता है। तो ये फ्रीवेयर कल्चर के खिलाफ है। ठीक है। तो फ्रीवी कल्चर इस हिसाब से देखा जाए तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फ्रीवी कल्चर लोक कल्याण और अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए, संतुलन स्थापित होना चाहिए, जिससे क्या होगा, दोनों लोक कल्याण भी, संविधान के मूलभूत सिद्धांतों का भी पालन हो सके और अर्थव्यवस्था की भी सुदृढ़ता बनी रहे। ठीक है। तो अगर आपको पूरा टॉपिक देखना है तो लेक्चर पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपने हाल ही में घटना सुनी होगी कि लोन ऐप हैं जो ऑनलाइन लोन देते हैं। हाल ही में कुछ लोगों ने सुसाइड भी किया है
क्योंकि वो लोन मांगने में काफी गलत तरीकों का उपयोग करते हैं, धमकी देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, डाटा लीक करने की धमकी देते हैं, थर्ड पार्टी को डाटा शेयर कर देते हैं जिससे उसकी प्राइवेसी खराब होती है। तो इसलिए सरकार ने बोला कि हम गाइडलाइन इश्यू करते हैं, और एक गाइडलाइन वर्किंग ग्रुप की सिफारिश के आधार पर है, जो आरबीआई ने 2021 में गठन किया था। इसमें उनने बोला है कि आप अगर बैंक अकाउंट ऑफ बोरोवर में जो भी उधार करता है उसका, और रेगुलेटेड एंटिटी जो भी आरबीआई के तहत रेगुलेटेड एंटिटी होगी, उसको पास किए बिना आप लोन नहीं देंगे। ओनली इन दोनों के बीच में लोन होगा, और आप बोरोवर से डायरेक्टली फीस नहीं लेंगे, आपको रेगुलर एंटिटीज आपको फी पे करेगी, जो भी अथॉरिटी होगी, ठीक है। और डाटा आप कलेक्टेड तभी करेंगे जब आपको जब आपको जरूरत होगी, ठीक। ये सारी बातें उनने इसमें बोली गई हैं। अब इसकी जरूरत क्या थी? जरूरत ये थी कि आप ये क्या करते हैं, मिस सेलिंग करते हैं डेटा की, थर्ड पार्टी को क्या करते हैं आजकल, डेटा इज ए फील्ड ऑफ इकोनॉमी है, तो डेटा को सेल करते हैं, पैसे कमाते हैं, मतलब लोगों की निष्ठा का हरण होता है। कई बार न्यूज आती है डेटा ब्रीच, आधार डेटा ब्रीच हो गया, बैंक एटीएम कार्ड डेटा ब्रीच हो गया, ठीक है। तो ये इसी कारण से होता है, अनफेयर, मतलब कि गलत तरीके से बिजनेस करते हैं। कई महंगी महंगी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेते हैं, 30%, 40%, 50%। लोन रिकवरी करने के गलत तरीकों का उपयोग करते हैं, मतलब कि और क्या करते हैं, धमकी देते हैं, ठीक, परेशान करते हैं, जिससे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक। और थर्ड पार्टी के साथ गलत तरीके से उनका संबंध होता है। डिजिटल लेंडिंग वो ही है कि लोन के माध्यम से, मतलब कि ऐप के माध्यम से हम लोन क्या करते हैं, वितरित करते हैं, ठीक। तो इसको डिजिटल लेंडिंग बोलते हैं। तो मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे देखते हैं, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 31 दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है। अभी तक 31 मार्च 2022 तक 122 लाख घर सैंक्शन हो गए। प्रेजेंट स्टेटस ये है कि अगर 100 लाख हाउस की जरूरत थी, तो उसके हिसाब से 102 लाख हाउस क्या हो गए, ग्राउंडेड है, अंडर कंस्ट्रक्टेड है, और 22 लाख अभी क्या है, 22 लाख डिलीवर कर दिए गए हैं। मतलब जरूरत से ज्यादा काम हुआ है, मतलब अच्छा काम हुआ है। तो इस हिसाब से योजना को सरकार ने क्या किया है, एक्सटेंडेड किया है। सबसे पहले ये योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत, जैसे महुआ मतलब पेड़ नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, ये जितना भी शहरी क्षेत्र होता है वहां पे अप्लाई होती है, स्टैट्यूटरी टाउन में अप्लाई होती है, नोटिफाइड प्लानिंग टाउन में अप्लाई होती है। सेंटर क्या करता है, वित्तीय सहायता देता है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थियों की सूची तैयार करते हैं ठीक है। तो इस हिसाब से ये इस योजना की बातें हो गई। अब इस योजना में कुछ कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है कि इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, जो भी स्लम एरिया है, जैसे मुंबई में धारावी, तो वहां पे स्लम है, तो उसको रीडेवलपमेंट करना है, सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराना है, क्रेडिट लिंक स्कीम उपलब्ध कराना है, में कुछ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, मतलब कुछ ब्याज दर में छूट देना है, कुछ एक्स्ट्रा लाभ देना है। अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनर में किसी कंपनी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर ली, और उनसे बोला कि आप लोगों के लिए, मतलब कि बहनीय लागत पर क्या करो, हाउस का निर्माण करो, और लाभार्थियों के लिए क्या करो, आप बेनिफिशियरी का निर्माण करो, ठीक। तो इसके पिलर हैं, इसकी फीचर क्या क्या है, फीचर ये है कि एक ऐसा मक्का घर बनाओ जिसमें सभी बेहतर सुविधाएं हो, जिसमें यूनिट हो, एक ऐसी यूनिट हो, वाटर हो, किचन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, टॉयलेट हो, जिससे क्या होगा, महिलाओं का कल्याण होगा, उससे क्या होगा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी उनका, मतलब कि आर्टिकल 21 के तहत उनको संवैधानिक अधिकार मिलेगा, शहरी गरीब लोगों का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगी घर में रहने की, और भौतिक और सामाजिक जो अवसंरचना है उसका निर्माण होगा, ठीक। तो ये सारे काम होंगे, और
भौतिक मतलब क्या है, अस्पताल स्कूल वगैरह, और सामाजिक मतलब क्या है, शिक्षा देना उनको, स्वास्थ्य सही हो उनका, और मानव संसाधन का विकास होना, इसमें सोशल आती है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का है, तो आप इसको देख लेना। सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो अगर प्रीलिम में आएगा तो प्रीलिम का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मेंस में आएगा तो वो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाल ही में नासा ने ये बोला है कि 149 मिलियन टन इन 2002 से 2020 तक जो अंटार्कटिका है वो थिनर मतलब पिघल रहा है। ये तो एक न्यूज हो गई, पिघल रहा है। तो अंटार्कटिका का हमारे लिए महत्व क्या है, हाई अल्बीडो होता है, मतलब कोई सूर्य से किरण आती है, पृथ्वी से टकरा कर वापस चली आती है। 35% क्या होता है, अल्बीडो हो जाता है। 35% जो किरण की रे है वो वापस चली आती है। इससे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। मान लो वो पिघल गया तो अल्बीडो क्या हुआ, अधिक होगा। तो अल्बीडो कम होगा, अल्बीडो कम होगा तो टेम्परेचर अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा तो क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा बताओ। लोग मतलब कि जलवायु परिवर्तन जैसी संभावनाओं के द्वारा मानसूनी गतिविधियों में परिवर्तन अधिक हो सकता है। ठीक, तो इससे क्या होगा, सी लेवल राइज होगा। तो जो आइसलैंड है, छोटे छोटे जैसे मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी चेंज कर ली ब्रुनई में, क्योंकि वो अ, समुद्र में डूबने वाली है, तो इसलिए पहले से उन्होंने चेंज कर लिया। सी लेवल वहां पे क्या हो गया, राइज हो गया है, बाढ़ आ जाएंगी जो आसपास क्षेत्र है। और एक साइंटिफिक लेबोरेटरी का काम करती है, बहुत सारे साइंटिस्ट वहां पे जाते हैं, जैसे भारत के द्वारा मिशन मैत्री भेजा गया, भारती भेजा गया, गंगोत्री भेजा गया। एक कब भेजेगा कमेंट करके आप हमें बताइएगा। ठीक है, और सी लाइफ में महत्वपूर्ण योगदान ये देती है। ठीक, तो ये हमारा न्यूज थी। ये अंटार्कटिका का मैप है, एक बार आप देख लेना इसको। ठीक, अब आईएलओ ने हाल ही में बोला है कि भारत में, आईएलओ ने रिपोर्ट बोली है, इसको ध्यान रखना, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2022 आईएलओ द्वारा जारी की जाती है। इनने बोला है कि ग्लोबली जो बेरोजगारी दर है वो 73 मिलियन है 2022 में। इंडिया में भी जो रोजगार है वो कम हुए हैं। 92% जो बच्चे ऐसे हैं जो भाषा नहीं जानते हैं, 82% जो बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक स्किल नहीं जानते हैं। और फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट क्या है इंडिया में, वेरी लो है। ग्लोबल में देखें तो केवल 5% है। जो नौ जो स्टेट के, राज्य के सरकारी टीचर नहीं है उनको वेतन बहुत कम मिलता है, जैसे 2,000 5,000, तो उनको उनको रोजगार, वो अपना खर्चा जीवन यापन नहीं चला पाते। अब इसी दौरान उसने कहा है कि कोविड-19 के दौरान मनरेगा ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उनने बोला कि इसमें जो दिल्ली मुंबई से जो लोग आए थे अपने गांव में, मनरेगा के तहत उनको क्या मिला, रोजगार मिला, स्पेशली महिलाओं को मिला। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ा। तो एक्ट के तहत क्या, एक नेचुरल रिसोर्स का निर्माण हुआ, जैसे तालाब निर्माण हुआ, पेड़ लगाए गए, बहुत सारी बिल्डिंग, तो इससे क्या हुआ, ये कार्बन सिंक हुआ, तो क्लाइमेट क्या हुआ, कंजर्व हुआ। हाँ भी योगदान हुआ। एक ऑरेंज इकोनॉमी शब्द आया, उसमें बोला गया, ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब क्या होता है, आर्किटेक्चर हो गया, विजुअल हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, क्राफ्ट हो गया, वीडियो गेम संबंधी जो भी क्रिएटिव एक्टिविटी आती हैं वो ऑरेंज इकोनॉमी में आती हैं। इसको आप ध्यान रखना, प्रीलिम्स में ये आ सकता है। ठीक है, तो ऑरेंज इकोनॉमी पूछेगा तो आप लोग बता दोगे, इतना पता है। ठीक है, अब एक अटल पेंशन स्कीम है, सरकार ने नया अपडेट किया है। इसमें इनने बोला है जो भी इनकम टैक्स से टैक्स पेयर हैं वो इस स्कीम के लाभार्थी नहीं होंगे, इसको ध्यान रखना। ये कब लॉन्च की गई थी, 2015 में। किस योजना को रिप्लेस किया गया था, स्वावलंबन योजना को। इसका मतलब क्या है, सामाजिक सुरक्षा स्थापित करना। इसके लिए असंगठित क्षेत्र के लिए, जिसमें पुअर, गरीब और जो रेली चलाने वाले, ठेला चलाने वाले लोग होते हैं, इनको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। कौन कौन रहता है, 18 से 40 या साल के लोग रहते हैं, बैंक अकाउंट होता है। कंट्रीब्यूशन के आधार पर 1,000 से 5,000 तक इनको क्या मिलती है, पेंशन मिलेगी। और इनको रेगुलेट कौन करेगा, PFRD करेगा। ठीक, तो इसके बारे में क्लियर।
अब एक डिजिटल करेंसी चर्चा में है। अंगटाड ने ये बोला, अंगटाड यूएनए का संगठन ने 1964 में इसको स्टेब्लिश हुआ था। बोल रहा है कि 7.3 पॉपुलेशन इंडिया की है, जो क्या करती है 2021 में डिजिटल करेंसी में अपना क्या करती है, निवेश किए हुए उसके पास है। डिजिटल करेंसी ये तो एक घटना है। तो डिजिटल करेंसी के बारे में जान लेते हैं। ये डिजिटल करेंसी है, विकेंद्रित है, कैसे, पीयर टू पीयर है, फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है। ठीक है। अब इशू क्या है, अनस्टेबल है, वॉलाटाइल अधिक है, सोशल रिस्क है, कॉस्ट ज्यादा है। अगर मान लो ये इसका प्रभुत्व अधिक हो गया तो भारत जैसे राष्ट्र पर सॉवरेनिटी को खतरा हो सकता है। मान लो आरबीआई, फिर आरबीआई ने इसको रेगुलेट नहीं किया, डिजिटल करेंसी आ गई तो उसको रेगुलेट नहीं कर पाएगा, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। टेररिंग, आतंकवाद जो वित्तीय होता है उसमें कम आ सकता है। ऑर्गेनाइज क्राइम में